जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो वंदना जाधव की जो बुक है ना, न्यू वाली बुक, उसमें यूनिट नंबर 3 दे रखा है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक है देखो, एक तो पर्सनैलिटी है, यानी जो व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसी में आपकी संवेगात्मक, बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नता, ये मोस्टली वो टॉपिक है जो इंक्लूड है, 3 टॉपिक इसमें दे रखे हैं। आपके मॉडल पेपर 4 इसी से संबंधित जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो प्रत्येक में कह सकते हैं 20 क्वेश्चन है, तो 20 × 4 करेंगे तो करीबन 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 4 यूनिटों को देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ओवरऑल देखें तो डायरेक्टली हम चलते हैं। देखिए इसमें थ्योरी भी दे रखी है, आप चाहो तो इस PDF को पढ़ सकते हैं। वंदना जाधव की कंटेंट अच्छा ही दे रखा है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है, लेकिन हम इसमें से कर रहे हैं केवल क्वेश्चन। आपको खुद से करने हैं तो मेरा PDF डाल रखिए, ठीक है। तो देखिएगा यहीं से स्टार्ट होगा मॉडल पेपर नंबर 1। देखिएगा हालांकि देखा जाए आए हुए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में पूछे हैं, चाहे वो टीचर की भर्ती कोई सी भी हो राजस्थान में, सभी के इंक्लूड है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला चैप्टर है व्यक्तित्व, यानी जो पर्सनैलिटी है ना, उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे गए, ऐसे ही हम देखेंगे इसमें। तो ये यूनिट नंबर 3। इससे पहले 2 यूनिटों के हम वीडियो डाल सकते हैं, विकास और अधिगम। ये है व्यक्तित्व, बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता, इसमें ये टॉपिक इंक्लूड है। तो देखते चलिएगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। क्योंकि जब हम पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से बताया है। तो बताइएगा थॉर्नडाइक ने किस प्रकार से बताया है व्यक्तियों के प्रकार को या व्यक्तित्व के प्रकार को। तो उन्होंने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल यही पूछा था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साचार विधि, शब्द साचार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, ये WAT बोलते हैं इसे बोलेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1910 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जुंग बोले या युंग बोले, ये सिगमंड फ्राइड का ही शिष्य रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। हमें ये कहेंगे ये सभी चीजें हैं, एक तो पर्यावरण के साथ और अपने जीवन के साथ और साथ ही साथ जो प्रकृति होती है इसके साथ अगर समायोजन हो ना, तो वो व्यक्ति का परमानेंट एडजस्टमेंट माना जाता है। एक ये क्वेश्चन आता है कि ईश्वरावस्था है वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो वो क्वेश्चन कुछ इसी संदर्भ में नहीं पूछा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ समायोजन का देखो, एक तो होता है परमानेंट समायोजन, एक होता है एडजस्ट नहीं कर पाना। तो वो किशोरावस्था के साथ होता है ऐसा, और वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वो इस प्रकार पूछा है। ये कह रहे हैं कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जिसे आप है अगर शॉर्ट में देखें तो इसे CAT बोलते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जो 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए था, आयु के बालकों के लिए तो बनाया गया था। इस परीक्षण में जो कार्य हुआ करते थे प्रतिस्थापित किए गए थे, यानी किन के स्थान पर उपयोग किए गए थे, ऐसा कुछ ना आता है। तो ये लोगों के स्थान पर जानवरों का उपयोग किया गया था। जो CAT था ना, CAT मतलब बालक प्रसंग बोध परीक्षण था उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो आपकी लियोपोल्ड बैरक ने दिया था ये। नेक्स्ट देखिएगा कि जो बहिर्मुखी और विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होंगे, यानी बहिर्मुखी है ना विद्यार्थी, वो अंतर्मुखी से किस प्रकार भिन्न है, ये बताइएगा। सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, आसानी है। मरी मर परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं कौन, बहिर्मुखी वाले, और अंतर्मुखी वाले मरी मर में परेशान रहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, यानी जो प्रोजेक्शन वाली कौन सी नहीं है। देखिए खेल तकनीकी होती है, शब्द साचार होती है, जो अभी हमने देखा था, जुग द्वारा WAT थे इसका नाम, और है आपकी चित्र साचार परीक्षण, इसे बोलेंगे। देखो चित्र का मतलब पिक्चर, ठीक है, साचार का मतलब एसोसिएशन, और TPAT। हालांकि देखा जाए, देखो एक तो होती है, अभी हमने पीछे देखा था, देखो मैं आपको दिखा दूं, इसमें देखिएगा इसमें नहीं था ये, और किसी अन्य क्वेश्चन में था, चलो यहाँ पे नहीं है ये बात। एक्चुअल में क्या है कि जब PAT है ना, एक होती है PFT, इसे बोलते हैं पर्सनल प्रैक्टिसन टेस्ट, यानी चित्र कुंटा या हाँ जी ये पिक्चर मतलब चित्र कुंटा परीक्षण, ये भी है इसी में आता है, ठीक है। PAT है, ये भी आती है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन है ना, ये ही आएगा इसमें। तो देखिएगा प्रक्षेपी तकनीकी में बहुत सारी आती है चीज़ें, देखो मैं बताते चलूँ, यहाँ पर लिख दूँ मैं एक बार के लिए। TAT आता है, CAT आता है, और रोडसा इंक ब्लॉक टेस्ट है वो भी आता है, हरमन रोडसा वाला, IBT बोल सकते हैं इसे, और है WAT हो गया, और SCT हो गया, खेल एवं तकनीक हो गई, ठीक है, ये वाला दे रखा है, इसे प्री टेक्निक बोल सकते हैं। ड्रॉइंग में टेस्ट हो गया, और ड्रामा भी इसी में आ जाएगा, खेल एवं ड्रामा आता है, और क्या है ये होगा। इनके अलावा और भी है, और हर एक मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है हर एक प्रक्षेपी विधि से। तो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत सारी होती है, इसी प्रकार प्रक्षेपी विधि बहुत सारी होंगी, ये तो प्रक्षेपी वाली है।
इसमें पूछा था अप्रक्षेपी विधि, ये सॉरी प्रक्षेपी विधि नहीं है तो वो अप्रक्षेपी हो जाएगी व्यक्तिगत अध्ययन। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि विपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो वो व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार होगा? तो कहीं ना कहीं ये बात अंतर्मुखी से संबंधित हो जाएगी। मनी मन में कोई चीज रखना अंतर्मुखी और अपनी बातों को अभिव्यक्त कर देना, तो वो बहिर्मुखी में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? जैसे मिलनसार बिल्कुल होता है, नेतृत्व शक्ति होती है, आक्रामक स्वभाव, इसे छोड़िए, दिवा स्वप्न देखने वाला। तो देखिए आक्रामक स्वभाव वाला भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, क्योंकि दिवा स्वप्न का मतलब होता है एक तरह से सपने देखना दिन में, तो निजी तौर से ये अंतर्मुखी में आ जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी में आ जाएगा या इंट्रोवर्ट कहेंगे ना इसमें, तो उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बहिर्मुखी की विशेषताएं थी ए, बी और सी, और बाकी जो डी नंबर है वो हो जाएगा अंतर्मुखी से संबंधित। हमें यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? मैंने बताया ना, युंग, ये सिगमंड फ्राइड का शिष्य रहा था। एक तो देखो कंफ्यूजन हो जाता है, एक तो जुंग आता है और एक युंग आता है, तो ध्यान रखना युंग है ये आपके सही है, सिगमंड फ्राइड का ही शिष्य रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसने मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया था, इसका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? देखिएगा ये वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये आपके क्रेस्टमैन ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब बाकी मैं बात करूँ ना, जैसे क्रेस्टमैन है तो क्रेस्टमैन ने 4 प्रकार बताए थे, युंग ने 2 प्रकार बताए थे, फिर बाद में 3 कर दिए, स्पेंजर ने 6 प्रकार बताए थे, केनन का मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कि निम्न में से कौन सा शेषी भिन्न है? अच्छा, ये 17 क्वेश्चन रहा था, ये मैंने किया है। देखिएगा रेमन का परिचय है ना, ये भिन्न हो जाएगा। बाकी जैसे TAT है, ये आपके दिया था मोरगन एवं मोरे ने कब 1935 में। इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे, एक खाली इस प्रकार का 30 कार्ड हुआ करते। क्वेश्चन 30 पे ही आता है। प्रयोग के लिए कितने कार्ड दिए जाते हैं? 19 + 1 यानी 20 कार्ड। और क्या इसमें क्या विशेषता होती है? ये होती है और ये किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का करता है। इसे क्या बोलते हैं? TAT को मालूम है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, एक होती है 16 PF, तो ये दी थी आपके केटल ने, सही है ना, केटल नहीं दी थी। और ये केटल था ना, ये ऑलपोर्ट का शिष्य रहा था। ऑलपोर्ट ने आपको सील गुणों का सिद्धांत दिया था, आपको ध्यान हो, और जिसमें बहुत सारे सील गुण बताए थे, उनमें से कम करते हुए 16 पे ले आए थे, तो इसलिए ये भी फेमस है। PF का मतलब होता है पर्सनल फैक्टर यानी व्यक्तित्व कारक। ड्रॉइंग परीक्षण है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रक्षेपी विधि में आता है। ये किसने दिया ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हम पढ़ते हैं, जैसे CAT और आपका TAT, IBT और ड्रॉइंग टेस्ट, खेल ड्रामा तक नहीं, ये प्रक्षेपी में आती है। लेकिन रेमन का परीक्षण है, ये आपका संबंधित नहीं होगा, किससे? ये प्रक्षेपी विधि से संबंधित है, ये बुद्धि से संबंधित होता है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं हम रेमन का परीक्षण। ठीक, तो इस वजह से भिन्न कर सकते हैं। ये क्या TAT फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा बनाया गया था, तो वो ये आपके मॉर्गन एवं मोटरी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। देखो IBT यानी रोरसा से दबा परीक्षण हरमन रोरसा ने दिया था। TAT ये आपके मॉर्गन एवं मोटरी ने दिया था। शब्द साचार बर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये आपके किसने? जुंग ने दिया था। कब दिया था? 1910 के समथिंग में दिया था। ठीक है, बाकी 16 PF परीक्षण ये है। तो इसमें से हमें बताना कौन सा प्रक्षेपी नहीं है। तो देखिए ये है, ये है, ये है, जो नहीं होगा ये तो आपके कारक से संबंधित है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये अलग चीज होती है, सीड गुण वगैरह उनसे संबंधित थी। नेक्स्ट देखिएगा, आत्म केंद्रित यानी इसे बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित कह लीजिएगा या इसे ही आप अंतर्मुखी कह लीजिएगा, वही की बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होगा, वो होगा कहाँ पर है? बहिर्मुखी। नेक्स्ट देखिएगा, रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों का विभिन्न रंग हुआ करता था? ये आपका NTT होती है ना, राजस्थान में जो पूर्व प्राथमिक तो नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, अरे होते हैं ना UKG LKG वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, या पूर्व प्राथमिक विद्यालय बोल सकते हैं, तो ये उनसे संबंधित NTT होती है। एक और होता है PTI। ये PTI तो चलो जो फिजिकल वाले टीचर होते हैं, तो उनमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लास्ट के 3 कार्ड होते हैं ना, वो विभिन्न रंग के होते हैं, 5 + 2 + 3। तो ये लास्ट के 3 कार्ड होते हैं ना, ये विभिन्न रंग के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक कारक होगा? जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजी का मतलब जन्मजात। तो इसमें से अगर देखें तो जन्मजात में कौन सा हो सकता है? इसमें से देखिए आकांक्षा, एस्पिरेशन, तो ये तो होगी नहीं ना, सामाजिक आर्थिक स्तर होगा, इन दोनों में से होगा। तो देखिए जैविक कारक की जब भी बात होगी तो निश्चित तौर से हमारे अनुवांशिकी से संबंधित होगी। जनन क्रम अलग चीज है, ये ध्यान रखना। ये जन्म वैसे नहीं है कि जो अनुवांशिकी से संबंधित हो, कोई हेरिडिटी जैसा शब्द है, ये अलग चीज है जनन क्रम। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो हमारे जैविक निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वो ये कहाँ पर है? कहाँ पर?
तो देखिए अब इसने कंफ्यूजन कर दिया। अंतर्मुक्त बहिर्मुखता व्यक्ति का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखिएगा अब इसमें युग नहीं दे रखा, युग नहीं, युग नहीं, दो प्रकार बताए थे मनोवैज्ञानिक के आधार पर। अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप काटिएगा कैसे, अब ऐसे काट देते हैं। देखो और बोर्ड बात करता है सील गुणों की, ये तो होगा नहीं। कोल रॉजर्स बात करता है व्यक्ति समाज में किस प्रकार की आवश्यकता होती है, तो ये मैस्लो वाला सिद्धांत इसका जुड़ा हुआ, तो ये भी नहीं होगा। आरबी केटल की बात करें तो केटल वही है जिसने 16 पीएचडी दी, यानी 16% फैक्टर प्रश्नावली दी थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये अलग कारक होते हैं सील गुण, क्योंकि ये ऑल बोर्ड का इसी से रहा था, तो ये कहीं ना कहीं सील गुणों से ही जुड़ा है। बाकी कोल रॉजर्स था नहीं, फिर एस आई सिंह में जाएंगे। एस आई सिंह ने 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुक्ता बनाम बहिर्मुक्ता और एक मनोवैज्ञानिक बनाम कुछ, एक और है सामाजिक बनाम कुछ, इस प्रकार के 3 प्रकार बताए थे। तो हम इसी पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। जब भी प्रकारात्मक की बात आ जाएगी ना तो वो आपका हिप्पोक्रेटस होगा, क्योंकि इसी ने शुरुआत की थी। बाकी बाद में ये मन वगैरह सेल्डर, केटल कहाँ जाएगा, ये तो आएगा नहीं। सेल्डन हो गया, क्रेचमर हो गया, और इसके अलावा स्पेंसर हो गया, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की करके इतिहास रच दिया है, तो वो कौन सा मुर्रे ने टीएटी को कहते हैं वैसे आत्मबोधन परीक्षण, इसे टीएटी कहेंगे, ठीक है। बाकी पूर्ति एससीटी हो जाएगा, ये प्रक्षेपी में आएगा, ये आएगी नहीं। सही दब्बा परीक्षण है, हरमन रोसा ने दिया था 1921 में, आईबीटी बोलते हैं, तो ये 1921 में दिया था, जिसमें 10 कार्ड हुआ करते थे। एससीटी ये प्रक्षेपी में आती है, ये भी प्रक्षेपी में आती है, लेकिन ये मॉर्गन एवं मुर्रे ने दी थी, वो ये नंबर दिया था, ये सी नंबर कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिएगा, मॉडल पेपर है, ये 3rd यूनिट का, ये बुद्धि से संबंधित है। तो बुद्धि के तो कुछ आसान नहीं आते हैं, बस एक परीक्षण क्वेश्चन ऐसा है वो हर किसी को फंसा देता है, ठीक है। देखिएगा हालांकि जो सिंपल थ्योरियों को लेकर बनते हैं या सिद्धांतों को, वो तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखते चलिएगा, इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन सत्य बताइएगा। तो देखिएगा अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो हम भी ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अब ये सभी ऑप्शन को पढ़ के देख रहे थे जिससे आसानी होगी। जैसे ये करा, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, ये कहना सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक की बात होगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन फिल इन द ब्लैंक्स के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। ओवरऑल कहें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे बुद्धि के वितरण की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अब इसे कैसे सेंस निकालेंगे वो देखिएगा बुद्धि का वितरण का मतलब, या तो आप ऐसे कह लीजिएगा हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बात करता है। कैसे कि उसमें विभिन्न प्रकार के आयाम पाए जाते हैं, प्रकार होते हैं, फ्रेम होते हैं, तो किसी भी प्रकार का बार हो सकता है, ठीक है। या आप ऐसे भी सेंस लगा सकते हैं कि इतनी सारी थ्योरियां दे रखी है सिद्धांत बुद्धि में, तो वो कहीं ना कहीं बुद्धि के वितरण की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सभी बुद्धि के वितरण में ही आएंगे, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे आपका हार्वर्ड गार्डन हो, इसके अलावा आपका स्पीयरमैन हो या अल्बर्ट बेने हो, या और भी है जैसे कि आपका थर्स्टन हो या थॉमसन हो, ये सभी थ्योरियां दे रखी हैं इन्होंने, तो उस आधार पर भी कर सकते थे या कह सकते थे उन्होंने इसी प्रकार बात की है। तीसरा कह सकते हैं क्वेश्चन है बुद्धि है। बुद्धि हम ये कहेंगे सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो जाएगी, ये अकेली जाति विचार, ये सभी करते दे रखे थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन है बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। देखिएगा सबको पढ़ लीजिएगा, आसान नहीं क्वेश्चन आते हैं बुद्धि से। ये कह रहे हैं कि यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, ये बात सही है। ये सामाजिक अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये भी बात सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता को आंकती है, ये भी बात सही है। ये स्थायी होती है, अपरिवर्तनशील होती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, सही बात है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, ये भी बात सही है। बुद्धि प्रश्न करने की योग्यता है, कहीं ना कहीं यही ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, ठीक है। बाकी है बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, ये सही है। यानी जो ए बी और डी ये दे रखे हैं ये सही है, वो बाकी गलत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ये ध्यान रखना, ये सभी बुद्धि की जो परिभाषा देते हैं ना, और या उनके बारे में डेफिनेशन देते हैं या उनके बता दें सिद्धांत, तो उन्हीं के आधार पर इनकी विशेषता निकल के आती है। नेक्स्ट देखिएगा, गार्डन ने 7 अभियोगिता का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है। हालांकि ये 7 तो बताए थे, फिर 1998 में एक प्रकार जोड़ा, फिर 2000 में एक और जोड़ दिया। इस प्रकार अब वर्तमान में कितने हो गए, 7 + 2 = 9 हो गए हैं। जिनमें से पहले शुरुआत 7 बताई थी, तो 7 में कौन सा नहीं है वो बताइएगा। देखिएगा मैं बताते चलूँ, इसकी यहाँ पर टिक लिख दूँ। देखो मैंने तो ऐसे याद कर रखे, LML इज बेन 1983 में दिए थे ये सभी। देखिएगा 1983 में सिद्धांत दिया था जिसमें 7 प्रकार बताए थे, 2 बाद में जोड़े थे, मैंने बता दिया 1998 और 2000 में, ठीक है। तो देखिए एल का मतलब होता है, मैं बता दूं क्या इसमें, देखो आपको मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता हूँ, जैसे ऑप्शन दे रखे। एस का मतलब होता है स्पाइसियल, स्पाइसियल का मतलब होता है स्थानिक होती, तो ऑप्शन ए से मिल रहा है, ठीक है। बाकी संबंधित अभियोगिता वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमें पूछा है उस आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे और है अंतर्वैयक्तिक, तो ये आई है ना, इस आई से 2 प्रकार की बुद्धि हो जाती है। एक तो हो जाती है इंट्रा
जो हमसे खुद से संबंधित होती है, एक होती है दूसरों की भावनाओं को समझने वाली, तो इसे इंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंतर व्यक्त क्या, अब इसे क्या कहीं मुझे भी नहीं पता इतना मालूम है कि दोनों में से एक से संबंधित होगी, क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि इनकी इंग्लिश आती है, ये बताया आपको, जब आपका पेपर होगा रीड का तो उसमें हिंदी और इंग्लिश साथ में आती है, तो उससे आसानी पिक्चर में आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश दी होती है। तो अगर इंट्रा मतलब स्वयं से संबंधित, इंटर मतलब दूसरों की भावनाओं से संबंधित समझने की बात की जाती है। बाकी भाषात्मक ये दो एल दे रखी, एक पहली एल का मतलब आप लिंग्विस्टिक ले सकते हैं, दूसरी एल का मतलब होता है लॉजिकल। बाकी एम का मतलब होता है म्यूजिकल यानी संगीत, और एस का मैंने बता दिया था, बी का मतलब होता है बॉडी काइनेस्थेटिक यानी जो गतिक बुद्धि होती है। ई और एन ये दोनों बाद में जोड़े गए थे। तो ई का मतलब होता है एक्सटेंशियल जिसे अस्तित्ववादी बोलते हैं, और एन का मतलब होता है नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार थे जो संबंधित नहीं होगा, ये भावात्मक की बात नहीं की है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन रहे हैं, या प्रतिपादक कौन किसने किया था, कौन सी क्रिस्टल बुद्धि। देखिएगा क्रिस्टल बुद्धि की बात जब भी होगी ना, तरल और क्रिस्टल की बात, तो हमेशा ही आपका कैटल आएगा। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि देखो कैटल ने ही बुद्धि के तरल रूपी ठोस रूपी के 2 प्रकार बताए थे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बाकी और ऑप्शन की बात करें, देखिए थॉर्नडाइक ने तो आपका बहुकारक दिया था, बर्ट एवं बंडन ने दिया था, लेकिन बर्ट एवं बंडन ने दिया था उसकी बात हम बात कर लेंगे। बाकी इसकी ना तो कोई संबंध नहीं है बुद्धि से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है। अरे क्या हो गया इसमें, यानी बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा, बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का अल्बर्ट विने का है, द्वि तत्व का स्पीयरमैन का है, और बहुतत्व का, अब देखिएगा इसे कहीं ना कहीं मल्टी फैक्टर बोल देंगे ना, तो ये थॉर्नडाइक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का था। बाकी प्रत्यागमन का सिद्धांत है, ये सोरेनसन का है, और देखिए ये विकास के सिद्धांत में आता है, और विकास हम पढ़ चुके हैं, शुरुआत का जो चैप्टर था वही है, तो ये अलग है, यानी ये विकास से संबंधित है, बाकी सभी बुद्धि के सिद्धांत है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता, यानी वही है आपकी ई से संबंधित हो जाएगी प्राकृतिक बुद्धि। ये कहीं ना कहीं हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन बना है, जैसे पशु पक्षियों की जानकारी होना आपको, खनिजों की, पेड़ पौधों की, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि के एक्सपेरिमेंट परिभाषा में जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर, जनरल मतलब सामान्य कारक, तो सामान्य तो इसमें ये दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आनुवंशिक की बात नहीं किया, उत्पादक की बात नहीं की, ना वैश्विक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और कारक होता है इनका, एक्सपेरिमेंट ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, तो जी कारकता एक है, एस का मतलब होता है अर्जित। ठीक है, अर्जित कारक बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से बताइएगा निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय बोलेंगे, त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राई आर्किक थ्योरी बोलते हैं, त्रिस्तरीय सिद्धांत। देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये ट्राई आर्किक का मैंने कई जगह पर देखा, त्रितंत्रीय भी बोलते थे इसी सिद्धांत को, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। तो देखिएगा, देखिए इसमें जो संबंधित हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा ना, सही है ना, ये व्यवहार की से प्रैक्टिकल बुद्धि बोल सकते हैं, तो ये संबंधित थी, यानी एक प्रैक्टिकल थी, एक कॉन्टेक्चुअल थी, एक एक्सपीरियंशियल थी, ये 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो जिनमें से एक दे रखा था व्यवहारिक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हार्वर्ड गार्डन के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए थे। किसने, हार्वर्ड गार्डन की बात कर रहा है। देखो अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो पर्टिकुलर देखिएगा, हम सृजनात्मक पर इसलिए जाएंगे क्योंकि मैंने वाला अभी तक बताई थी ना LMA लिजबेन, तो यहाँ पर आपने कहीं पर भी क्रिएटिविटी शब्द नहीं देखा था, यानी सृजनात्मकता, तो इस वजह से यही नहीं संबंधित होगी। भाषा हो जाएगी। लिंग्विस्टिक अंतर व्यक्ति मैंने ये बता दिया था, ये आई का मतलब 2 प्रकार की हो जाती है, इंट्रा और इंटर, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं से संबंधित है। इसका मतलब ये है, देखिएगा एक तो अंतर व्यक्ति दे रखी है, तो कहीं ना कहीं इंटर और इंट्रा से ही संबंधित है। इस प्रकार हमने कहा था ये सृजनात्मकता की बात नहीं की है। नेक्स्ट देखिएगा, आरबी कैटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है। आरबी कैटल ने 2 प्रकार की बताई, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल होती है वो हमारे आनुवंशिकी से संबंधित होती है, यानी वंशानुगत कारकों के थ्रू डिनोट होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप, इसे 3D डायमेंशन बोलते हैं। प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम का नामकरण किया गया था, इसे बोलते हैं COP। अब देख लीजिएगा सभी ऑप्शनों में, जैसे हम बात करें, अब देखो इसमें क्रम ही पूछ लिया है सीधा, हालांकि हम इसे कॉप के थ्रू ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा अब इसमें इंग्लिश भी नहीं दे रखी, ये भी प्रॉब्लम है। देखो संक्रिया का मतलब ऑपरेशन होता है, संगठक का मतलब होता है आपका कॉन्टेक्स्ट, और उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यही क्रम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन है ना, तो वही है, ये आपके जो मैंने एग्जाम रीड कर लेगा ना, जैसे बोल लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर वाला, या RSSB इसका नाम कर दिया शॉर्ट आउट, तो उसी के द्वारा NTT की परीक्षा ली जाती है, NTT और PTI की, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और इनके अलावा और भी परीक्षा लेता है, जैसे महिला पर्यवेक्षक होगी, उसमें साइकोलॉजी आती है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये है
ये वर्बल एजुकेशन है अनुपात में, फिर और काइनेस्थेटिक मोटर दे रखी है, ये कारक दिए थे। ये किसके द्वारा, ये गजब का ही सिद्धांत रहा था, बट एवं बर्नर का, ये बर्नौर कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक है गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु बीमा नहीं है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। गिलफोर्ड ने थ्री डायमेंशन थ्योरी दी थी, बुद्धि संरचना सिद्धांत भी बोल देते हैं इसी के सिद्धांत को। तो देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि विषय वस्तु यानी जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है वो बताइएगा। देखिएगा इसमें होता है, इसकी ट्रिक है कि बॉयफ्रेंड डबल एस, इसका मतलब होता है वी का मतलब बिहेवियर यानी व्यवहारिक, एफ का मतलब फिगर, एक एस का मतलब होता है आपका सिंबॉलिक, दूसरे एस का मतलब होता है सेमेंटिक्स, ये होता है। अब देखिएगा हमें पूछा विषय वस्तु की बीमा नहीं है। देखिए आकृतिक का मतलब कहीं ना कहीं फिगर से ले लेंगे, ठीक है। शाब्दिक, अरे यार यहाँ पर तो शाब्दिक भी नहीं है, एक सांकेतिक है, ठीक है, एक शाब्दिक है। अब देखिएगा सेमेंटिक का मतलब हो सकता है शाब्दिक को, अब मुझे भी अर्थ नहीं मालूम उसका हिंदी में क्या होता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये संज्ञा नहीं संबंधित होगा। ये संज्ञा तो आपके किस में आता है आपको मालूम है, ये आपका आता है, मैंने बताया था, एक तो विषय वस्तु होती है, जैसे हमने अभी देखी तो पिछला क्वेश्चन, एक में संक्रिया थी, एक में विषय वस्तु थी और लास्ट में था उत्पादन। तो देखो जो संक्रिया होती है ना उसमें आता है ये संज्ञान, इस वजह से यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे थ्योरी पढ़ी होगी तो आप भी जानते होंगे, जैसे संज्ञान हो गया, अभिसारी, अपसारी, सृजनात्मकता, ये आपकी संक्रिया में आते हैं। विषय वस्तु मैंने बता दिया 4 स्टेप ही आते हैं, व्यवहारिक और इसे कहेंगे आकृतिक फिगर को, एक का मतलब एस का सिंबॉलिक होता है जिसे सांकेतिक बोल सकते हैं, दूसरे एस का मतलब सेमेंटिक्स जिसका मतलब हो जाएगा शाब्दिक, ठीक है, समझोगे। तो इस प्रकार इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो संक्रिया से संबंधित है। बाकी उत्पादन की ये होती है RSCIT-U, ये वाले स्टेप आते हैं इसके अंतर्गत, ये मैंने कई बार समझाए। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत होगा। ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात, और जो पृष्ठपोषण का मतलब फीडबैक है का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। एक जैसे सिंपल लॉजिक ये है, एक इसमें स्टेटमेंट का है, आप कोई भी गलती कर रहे हैं उस समान गलती को ना करके सही करते रहें, बस यही है, ये दोबारा नहीं दोहराए उस गलती को, यही कहने वाला था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि बुद्धि के त्रतंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती हैं। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था, तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है, यानी बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक, या कहें तो इसे देखो 3 नाम दिए थे, प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल और एक और कौन सी थी, कॉन्टेक्सचुअल, ये 3 प्रकार हैं। तो इनके अन्य नाम भी होते हैं, जैसे व्यवहारिक है इसका अन्य नाम दे रखा है, जैसे एक्सपीरियंशियल है अनुभवात्मक को बोलते हैं, इसका भी अन्य नाम है, जैसे कॉन्टेक्सचुअल है इसकी विषय वस्तु, इसका भी अन्य नाम है। तो ये उनके अन्य नामों के प्रकार दे रखे हैं, ठीक है। ये इन्हें ये भी नाम देते हैं इंग्लिश में और एक अन्य नाम भी देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित भौतिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्व सम्मिलित किए गए थे। शुरुआत में 4 गुणा 5 गुणा 6 54 30 चौका 120, सही है। शुरुआत में 120, फिर 150 हो गए थे, फिर हो गए थे 180। कुछ नहीं, यही शानदार बनता है। ऐसे कौन कौन से इसमें एलिमेंट या तत्व जोड़े गए थे कि बाद में ये 150 हो गए, 180 भी हो गए, किस प्रकार हो गए थे, ये गजब का क्वेश्चन बनता है। हालांकि हमें पूछा था हम तो 120 पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित भौतिक संरचना के मॉडल में कौन से आयाम नहीं है। किसमें, भौतिक संरचना के मॉडल में कौन से आयाम नहीं। देखिए संक्रिया तो होती है, विषय वस्तु भी होती है, लेकिन उत्पाद होता है, ये नहीं होगा विशिष्ट तत्व, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जैसा देख पा रहे होंगे, अब 3rd नंबर ये यूनिट का मॉडल पेपर नंबर 3rd ही है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप देखते जाइए, सिंपल ही क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरियाँ, तो आप तो क्वेश्चन ही लगाने से फायदा है। देखिए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, वो अल्बर्ट बिने और साइमन कमीशन। साइमन नाम सुना होगा ना, अल्बर्ट बिने और साइमन, तो वो दोनों ही नाम आते हैं, तो ये अल्बर्ट बिने हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। एक तो मानसिक आयु आती है, एक मानसिक परीक्षण आता है, ये दोनों ही शब्द कन्फ्यूजन वाले होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्या रखना है कि इसमें देखिए कहीं पर भी केटल नाम नहीं है, तो आसानी से पहचान जाएगा कि मानसिक आयु की बात की है बिने साइमन ने, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर केटल ऑप्शन में डाल देता तो मानसिक आयु और मानसिक परीक्षण ये 2 शब्द हैं, वो दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये शब्द किसने दिए थे इस प्रकार। तो देखिए मानसिक आयु एंड मेंटल एज तो दी है बिने साइमन ने, तो मानसिक परीक्षा पे किसने दिया होगा, ये आपके केटल ने दिया होगा। तो इस प्रकार याद रखना है, क्योंकि ये रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों। टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 के मध्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कौन सा होगा। चाहे तो आप 90 से कहिएगा 110, चाहे 91 से 111, या आप 90 से कहिए 111, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, सामान्य वाले बालक, यानी सामान्य बुद्धि वाले बालक। लेकिन रेंज है ये, इतनी बुद्धि लब्धि होगी तो निश्चित तौर से वो सामान्य बालक होंगे, ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे।
प्रथम प्रतिपादक बोले या प्रोपाउंडर बोले या किसने दिया था सूत्र, वो एक ही बात होती है। देखिएगा इसमें से हो जाएगा विलियम स्टर्न। आप कहोगे कि बुद्धि लब्धि की बात तो टर्मन भी करते हैं। देखिएगा IQ बराबर MA/CA, ये वाला सूत्र दिया था आपके किसने, स्टर्न ने। और इसके बाद है, ये तो 1912 में दिया था, 50 साल बाद है आपके 1916 में बोल सकते हैं, फिर आई थी टर्मन। उन्होंने क्या किया था, इसमें केवल 100 जोड़ दी थी, तो फिर शुद्धतम रूप माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं टर्मन का। क्योंकि इससे पहले जो बुद्धि लब्धि निकल के आती टर्मन से वो पॉइंटों में आती, जैसे 87.5 या अन्य कोई हो। तो इसे अब 100 का गुणा कर देंगे तो निश्चित तौर से आप ये कह सकते हैं कि जो भी बुद्धि लब्धि आएगी वो निकल के आएगी, जैसे 87 तो पॉइंटों में नहीं आएगी, ठीक है, समझे होंगे। तो ये पॉइंटों की नहीं आती, पर रेंज बनाती थी। और इससे पहले जो बुद्धि लब्धि निकलती थी वो पॉइंटों में आती थी, इस प्रकार है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीट 2022 में स्टर्न और टर्मन ऑप्शन में दे रखे थे, दोनों आंसर माने थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है इसमें से। जब भी आप सामूहिक का मतलब है ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इन सभी ऑप्शनों को देखें तो जो आर्मी बीटा परीक्षण था ना, वो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। एक और आता है आर्मी अल्फा, वो भी आपका एक ही मनोवैज्ञानिक दिया था, और था एस ऑटिस बोलती है, ठीक है। तो फिर आर्मी अल्फा कैसा होगा, देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर ये होता है कि जो आर्मी अल्फा था वो आर्मी बीटा तो सामूहिक हो जाएगा, सामूहिक अशाब्दिक हो जाएगा ये। और जबकि आर्मी अल्फा था वो आपका सामूहिक व्यक्तिगत था, या कह सकते हैं वर्बल था, यानी वर्बल मतलब पढ़े लिखे वालों के लिए। अगर दूसरे शब्दों में कहना तो ये सुनिएगा कि ऐसे बोल सकते हैं जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो आपका सामूहिक शाब्दिक है, यानी सामूहिक शाब्दिक का मतलब पढ़े लिखे के लिए। और आर्मी बीटा परीक्षण है वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, नन वर्बल है। नन वर्बल मीन से ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए था। और ये ऑर्थर एस ऑटिस ने दिया था, जो 1917 में ये अमेरिका से संबंधित था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। कौन सी संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत है। देखिएगा हालांकि बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके हार्वर्ड गार्डन से ही संबंधित हो जाएगी। देखिएगा हार्वर्ड गार्डन के अगर सिद्धांत अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें जैसे मैंने LMLHBN बताया ना, LMLHBN ये आपके 9 प्रकार होते हैं। तो इसमें जो आई है ना, इसकी 2 प्रकार की बुद्धियां हो जाती है, यानी प्रकार इंट्रा और एक इंटर। तो हम ये कहेंगे जो इंटर होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। देखिएगा इसमें से अगर देखा जाए अच्छा ही क्वेश्चन था, तो ये है ना पहला ही ऑप्शन कि उद्यमी सामर्थ्यता होना, तो ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी सभी संबंधित है, जैसे आत्मविप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों का संचालन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं। तो देखिएगा हालांकि देखा जाए ये RPSC सेकंड ग्रेड होती है ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये डिलीट कर दिया था क्वेश्चन। हालांकि इसमें आंसर दे रखा है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, तो ये तो आप भी पढ़ते होंगे। जो टर्मन की सारणी थी कि इस प्रकार की बुद्धि लब्धि वाले रखे इस रेंज में आएंगे। तो ओवरऑल टर्मन तो ये कहते हैं जिनकी भी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होगी वो निश्चित तौर से आपके प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जिन्हें गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो लेकिन अति उत्कृष्ट वाले बालक कौन से होंगे, कहीं ना कहीं आप एक रेंज मान सकते हैं, ये वेरी सुपीरियर कहेंगे इन्हें इंग्लिश में, सुपीरियर। तो ये मैंने क्वेश्चन कराया है, तो मुझे मालूम है कि ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं था जो करीबन लेकर 1 से ऐसे बोल सकते हैं 120 से लेकर करीबन 140 मान सकते हैं, या 130 से लेकर 140 इस रेंज में आने वाले ही वेरी सुपीरियर कहलाएंगे। अगर हम देखें तो 140 से अधिक तो आपके जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है, बाकी ये होगी नहीं, 110 से नीचे वाली भी नहीं होगी। तो ये फिर बात करें तो ये आपकी अपर उसमें आ जाएगी। जैसे एवरेज बच्चे होते हैं ना, तो एबव एवरेज बच्चे होते हैं ना, जिनकी बुद्धि लब्धि 111 से लेकर 100 मान सकते हैं 20 या 30 की समथिंग होगी, 30 तो नहीं कहेंगे 120 में मान सकते हैं। ठीक, ओवरऑल सारणी में अंतर है, बेसलर अलग मानता है, टर्मन अलग मानता है, इस बुद्धि लब्धि की रेंज को हम ये कहेंगे, तो उस हिसाब से ऑथेंटिक टर्मन की मानी जाती है। तो मैंने उसी के अनुसार बताया, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ये टर्मन की परिभाषा है। बाकी इसमें इस वजह से कह रहे हैं, इसमें से कोई भी सही नहीं है। एक रेंज हो सकती है 120 से लेकर 140 के मध्य हो, या 130 से लेकर 140 के मध्य हो, तो ये वेरी सुपीरियर की एक रेंज हो सकती है। बाकी हम इसके छोड़ रहे हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, यदि पूनम की कालानुक्रमिक, इसे क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, या वास्तविक आयु बोल सकते हैं, या इसे शारीरिक आयु बोल सकते हैं। तो या तो आप कालानुक्रमिक आयु बोलिएगा, या वास्तविक या शारीरिक, वो एक ही बात है, ठीक है। यदि पूनम की शारीरिक आयु या कालानुक्रम उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है,
तो उसकी बुद्धि लब्धि किस वर्ग में आएगी, तो यह बुद्धि लब्धि का वर्ग कौन सा होगा ऐसे बोल सकते हैं। तो हम टर्मन के सूत्र से ही निकाल लेते हैं। IQ बराबर क्या होता है कि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100 होता है, ऐसे ही तो होता है। तो IQ बराबर हो जाएगा मानसिक आयु 9 वर्ष और शारीरिक आयु भी 9 वर्ष, क्योंकि कालानुक्रम कोई वास्तविक या शारीरिक कह रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगी, तो IQ लेवल निकल के आएगा, या IQ निकल के आएगी आपकी 100 ही। अब एक चीज़ जानते हैं कि 90 से लेकर या 91 से लेकर 110 तक जो बुद्धि लब्धि होती है ना टर्मन की सारणी के अनुसार, ये सामान्य बालकों की होती है, नहीं औसत वाले बालक कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि दी गई IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग कौन सा होगा, यानी जिन्हें हम शिक्षा दे सकते हैं। तो ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो 70 से लेकर 90 तक कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बुद्धि संप्रत्य विकसित किसने किया था, तो देखिएगा इसमें एकमात्र अल्बर्ट बिनी है जिन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट है वो विकसित किया था, यानी शुरुआत की थी एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिलिंदा ब्लैंक साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है, यानी जो मानसिक न्यूनता ग्रसित वाले बच्चे होते हैं ना, या उनकी रेंज क्या होती है बुद्धि लब्धि की, तो ये ऐसे पूछा है हमने। सभी ऑप्शनों को देखेंगे क्योंकि ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 70 से कम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे डॉक्टर पीटर सोलेवो, या सेला भी बोल देते थे, और एक थे जॉन डी मेयर, या इसे कहें तो हम ये कहेंगे पीटर और सेलावे और मेयर, इनके नाम से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो द्वारा किस वर्ष में किया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा 1990 में। नेक्स्ट देखिएगा सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है, वो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, इसकी संकल्पना के प्रणेता कौन है, वही हो जाएंगे पीटर साल्वाय और जॉन मेयर। देखिएगा अब यहाँ पे साल्वाय दे रखा है, यहाँ पे सोरे भी दे रखा है, और हम बोलते हैं पीटर सेलावे, और आप देखेंगे तो इसके नाम अलग अलग मिलेंगे, तो पीटर नाम रखें और एक मेयर, पीटर और मेयर, इनके नाम से ही आप आसानी से जान सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम किसने दिया था 1990 में, किसने, पीटर और आपके मेयर ने, ऐसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। ओवरऑल देखिएगा संवेगों को जानना ये निश्चित रूप से हो सकता है, संवेगों का प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना ये भी हो सकता है, और अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना ये भी हो सकता है, लेकिन संवेगों को जागृत नहीं कर सकते, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, रमन और अनमोल की बुद्धि लब्धि, मतलब एक ही बुद्धि लब्धि है, ऐसे कह रहा है रमन और अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो है 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, यदि अनमोल की यानी अनमोल है वो 12 वर्ष का है, तो रमन की मानसिक आयु याद कीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है ये आपका, एक्चुअल में देखा जाए तो RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में बात ये है। ठीक है, इसी को कलाम के टेस्ट नंबर, अब ये ध्यान नहीं है, मैंने कराया है माइनर नंबर, शायद सेकंड था या थर्ड था, उसमें कराया था, वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था, लैंग्वेज इसी प्रकार की बनाई गई थी, उसमें शायद रवि था, एक और था, कोई क्वेश्चन बनाया था। अब देखिए करेंगे कैसे, ओवरऑल सभी को छोड़िएगा आप, तो अब देखिएगा करना कैसे, या तो आप एक काम कीजिएगा, मैं तो देखो ऐसे करूँगा, हो सकता है आप अन्य तरीका अपना सकते हैं, इसके 2 तरीके करने के। या तो आप एक काम कीजिएगा, बुद्धि लब्धि दोनों की समान है, पहले यही कह रखा है, तो आपकी एक काम कीजिएगा, देखो ऐसे कर सकते हैं कि IQ का फॉर्मूला होता है IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जो IQ है ना तो इसे 120 रख लीजिएगा, क्योंकि एक को आप रखेंगे दूसरी की निकल आएगी। कैसे कि मान लीजिएगा 100 बुद्धि लब्धि दोनों की 120 है, दोनों की है। देखिए ये रमन है ना वो अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, तो देखिए अनमोल की 12 है, तो निश्चित तौर से रमन 10 वर्ष का रहा हुआ, क्योंकि 2 वर्ष छोटा है अनमोल से। तो आप एक काम कीजिए, हमें फिर रमन की मानसिक आयु पूछिए, तो आप ऐसा कीजिए, मानसिक आयु मानिए X, समझ गए ना। इससे आसानी ये होगी कि हमें डायरेक्टली यही निकल जाएगी मानसिक आयु। कैसे निकलेगी देखिएगा कि रमन है अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, तो यानी अनमोल अगर 12 का है तो फिर रमन कितने का रहा होगा, वो 10 का। तो ये शारीरिक आयु है, ध्यान रखना, ये 2 वर्ष छोटा है ना, वो अनमोल 12 वर्ष का, इसका मतलब ये शारीरिक आयु है। मानसिक आयु तो पूछी है हमें, किसकी, रमन की। हमें पता पड़ गया कि रमन है वो अनमोल से 2 वर्ष छोटा है, तो मैंने 10 लिख लिया नीचे, क्योंकि नीचे शारीरिक आयु आती है, ऊपर मानसिक आयु। अब एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 का। ये IQ बराबर था, IQ की जब हमने 120 इसलिए रखी है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दोनों की बुद्धि लब्धि 120 दे रखी है, आपको बराबर किसी की एक तो रखनी होगी, जिससे आसानी होगी निकालने में से। अब देख लीजिएगा, 0 से 0 काटिएगा, ऊपर रहेगी 10x, इधर होगी 120, इस 0 से बराबर में होती है तो कट जाती है संख्या, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x बराबर 12। तो 12 हमने क्या मानी थी, मानसिक आयु, क्योंकि हमने मानसिक आयु की जगह पे x रखा था, तो हम ये कहेंगे रमन की आयु कितनी निकल के आई है, मानसिक 12 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर एक एक की निकाल लेते, पहले एक की निकाल लेते, फिर उसे दूसरी निकालने के बाद फिर उसके आधार पर दूसरे की निकल जाती, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सरल तरीका यही है। थोड़ा कंफ्यूजन किया है उसने, 2 वर्ष छोटा है, बस ये कह गई, बाकी सभी क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार से हो जाता है ये। देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान ही परीक्षण पदों का सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेती है या कर लेता है, तो बुद्धि लब्धि बताइएगा। यहाँ लिखिएगा आई क्यू बराबर होता है MA/CA और मल्टीप्लाई 100 होता है, ये तो हम जानते हैं। 5 वर्ष का शारीरिक आयु वाला एक बालक है, यानी ये शारीरिक का मतलब वही आपकी वास्तविक आयु है, तो इसे नीचे रख लीजिएगा। पहले IQ बराबर MA ऊपर रखेंगे, CA का मतलब 5 वर्ष नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और इसे रफ कर लीजिएगा। मानसिक आयु कितनी निकलेगी देखिएगा। ये कह रहा है 7 वर्षीय बालक के समान ही परीक्षणों को पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है। जिस आयु वर्ग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेता है ना, वही मानसिक आयु होती है। तो ऊपर रखिएगा मानसिक आयु 7 वर्ष दे रखी है, 5 से काटेंगे 20 का गुणा 7 से करेंगे तो 140 आता है, तो 140 हो जाएगी बुद्धि लब्धि। आसानी क्वेश्चन था, कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, बेसल आयु किसका मापन करती है, ये किसके मापन से संबंधित है, तो ये बुद्धि से ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका C से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र क्या होगा, तो वही IQ बराबर होता है MA/CA। MA/CA किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 वही दे रखा है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है। अभिवृद्धि का मतलब वही है एक तरह से ग्रोथ होना, तो ग्रोथ होने से नहीं रुक सकती ऐसी कौन सी बुद्धि है, तो हम ये कहेंगे देखो शैक्षिक बुद्धि तो होगी नहीं, न ही आपकी वाचिक बुद्धि होगी ना इस तारीख, लेकिन भावात्मक बुद्धि ऐसी है उससे वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, यानी व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है, ये है टोटली बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D है, जो आपकी वृद्धि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर D सही हो गया। अब देखिएगा मॉडल पेपर नंबर 4 है, ये 3rd यूनिट का ही है। ये लेकिन ये व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है, इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। किस प्रकार की बनी है वो देखिएगा। इसमें पूछा है कि एटीट्यूड बताइए किससे संबंधित है। ठीक है, अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ध्यान से तो हम ये कहेंगे जो हमारा अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड है वो एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया देती है, तो यही होता है हमारा एटीट्यूड। यानी आप ऐसे कह सकते हैं एटीट्यूड आपका सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रखे, उसी आधार पर हमें जाना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है जिस कक्षा कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है। ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे जो सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहीं बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये कह रहा है अध्यापन के समय, ये क्या दे रखा है, अध्यापक ही होगा, यहाँ पे गलत दे रखा है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल कहें तो हमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, थर्स्टन तथा लिकट के निम्न में से किस मापन से संबंधित है। थर्स्टन की बात जब भी आएगी ये संबंधित हो जाएगी आपके एटीट्यूड से संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ होता है। हम ये कहेंगे, देखिएगा ऑप्शन नंबर आप B पे जाइएगा। क्यों जाइएगा, क्योंकि हम ये कहेंगे कोई भी दो व्यक्ति, चाहे तो वो आपकी शारीरिक हो, चाहे मानसिक योग्यता हो, चाहे संवेगात्मक दशा हो, इनमें समान और एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता किसी भी प्रकार की तो पाई जाएगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत किससे संबंधित है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा में विद्यार्थी व्यक्तिगत विभेद होता है, किसके कारण होता है। ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ओवरऑल कहें तो हमें ये करना चाहिए कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सवाल लक्ष्य निश्चित करने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सा है सत्य होगा। हम ओवरऑल ये कहेंगे संभव है, और क्योंकि व्यक्ति की अधिकों को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप सभी को पढ़िएगा और सभी को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे ये दोनों प्रकार से होनी चाहिए, चाहे तो व्यक्ति के दृष्टिकोण हो या अभिरुचि हो, योग्यता जानने का प्रयास। दूसरा है व्यक्ति आधारित जो भी पाठ्यक्रम की उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की
कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमसे कुछ लोग, कुछ जो लंबी हैं तथा कुछ छोटी हैं और कुछ गोरी हैं तथा कुछ काले भी हैं और कुछ लोग मजबूत हैं और तथा कुछ कमजोर भी हैं, यानी मजबूत भी हैं कमजोर भी हैं। ये सिद्धांत किससे संबंधित है, ये किस पर आधारित है? ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे व्यक्ति भिन्नता से संबंधित है और ये एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये करें व्यक्तिगत भिन्नता का चित्र होता है। ओवरऑल कहें तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे मानसिक योग्यता हो, ये सारे को ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता के कारण नहीं है? ओवरऑल सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे ये निर्देशन है, ये संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वाभाविक शब्द का मतलब किसी शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे को फिर इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए। ये ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे पूरे समय तक। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? हम ये कहेंगे शिक्षक से हमें ये आशा नहीं की जा सकती कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? कहीं ना कहीं वो जेंडर वाइज है, यानी जेंडर पक्षपात है। ऑप्शन नंबर इसका इस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कि एक तो आनुवंशिकी और वातावरण, यानी इसे कह सकते हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया हो जाएगी। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं तो ये वचनशीलता भी होती है, प्रतिमानता होती है। ये रीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपकी यूनिट नंबर 4 है और इसमें ये टॉपिक दे रखे हैं मोस्टली, और इन्हीं से संबंधित इसमें मॉडल पेपर और दे रखे हैं, वो देखिएगा 4 दे रखे हैं। इन 4 मॉडल पेपर में प्रत्येक में 20 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते इसमें जो 4 मॉडल पेपर है वो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहें, इसमें थ्योरी भी दे रखी है पीडीएफ में, लेकिन हम कर रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो 32 नंबर पेज से देख सकते हैं। देखिएगा जो पहला मॉडल पेपर है वो इस प्रकार पूछा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा? तो आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे। हम ये कहेंगे कि पूर्ण तो अभिव्यक्ति हो और संगतिकरण हो और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन हो। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो आपके एक मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण रहेगा या अधिक महत्वपूर्ण होगा? सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे परिवार का वातावरण हो सकता है, कक्षा का वातावरण, पड़ोस का, यानी जो भी आस पड़ोस बोल सकते हैं, या पास पड़ोस से जिसमें गलत दे रखा है, आस पड़ोस होगा। ठीक है, आस पड़ोस का वातावरण, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कारण हो सकते हैं अस्वस्थ होने के। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें पूछा है 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो वो विद्यालय, समुदाय, परिवार सभी पर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इन्हें सभी पर करेगा डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा? सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, बुरा प्रभाव पड़ेगा ये करा, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं जीवन की अस्थिरता का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो कह सकते हैं मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। ये सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रहता है। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? कहीं ना कहीं ये क्रो एंड क्रो से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना। तो ये संबंधित डेफिनेशन दे रखी है आपके ड्राइवर की। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे, एक तो बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरी उसे कुछ समायोजन का निराकरण करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद के मुख्य रूप से कितने कार्य थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे 3। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य और फिल इन द ब्लैंक्स में घनिष्ठ संबंध होता है, किसमें होता है? तो ये होता है समायोजन में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक सही नहीं है या तकनीक नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं।
सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा, गृह कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया, यह परिभाषा किसने दी थी? तो ओवरऑल ये आपकी हेडफील्ड ने डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति, हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये आपके अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है। इसका एक रीजन दीजिएगा, हम ये कहेंगे ये सभी रीजन हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मानसिक तनाव को दूर हो जाएगा, हर स्थिति को संभाल सकता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक मानसिक स्वास्थ्य यानी एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम होता है किसमें? तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व होता है? हम कहेंगे व्यवसाय के प्रति वफादारी। अध्यापक की मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभ के लिए आवश्यक क्या है? तो हम ये कहेंगे अगर सभी ऑप्शनों को देखें निम्न तीनों, यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत क्या है? ओवरऑल कहें तो संवेगों पर कंट्रोल रखना। ये ए माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ, यानी ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये संबंधित थी आपकी C.W. वियर्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा, ये ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे? तो हम कहेंगे हिंसा से निपटने में। तो ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी हिंसा नहीं होगा, ये दबाव होगा, दबाव से निपटने में करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले जैसा अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? यानी जो समझने की युक्ति यदि रखी ना, तो उनमें बताइए कौन सी है? तो ओवरऑल देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी प्रतिस्थापन। नेक्स्ट देखिएगा, अंगूर खट्टे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उदाहरण है, तो ये होगा कहीं ना कहीं अंगूर खट्टे हैं, और ये हो जाएगा युक्तिकरण का, या युक्ति के, या ये लिख रहा है ना युक्तिकरण, या इसे युक्तिकरण बोलिएगा, या इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं, तो वो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया है कि कुछ समायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ये डेफिनेशन देने वाले थे सिगमंड फ्रायड। तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है, तो इससे वो निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति क्या कहलाती है? कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे उसने अपने आप को एडजस्ट किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह अपने घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए किस प्रकार की रक्षा युक्ति होगी? तो ये कहीं ना कहीं आपकी विस्थापन में ही चली जाएगी। यानी जो विशेष एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये विशेषता आपकी विस्थापन की है। अपना गुस्सा दूसरों पर डालना, यानी अपना गुस्सा दूसरों पर डालना, ये भी एक तरह से विस्थापन में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम ये कहेंगे क्या कहेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी बाधा निराकरण, बाकी सभी अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं तथा वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है? ये दिमागी आरोग्यता कहलाती है, यानी दिमागी आरोग्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान तथा प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक तथा सामाजिक रूप से सूचना शामिल कहलाता है। ओवरऑल कहें तो ये ऑप्शन नंबर इसका परमीकरण हो जाएगा, यानी परमीयकरण कह लीजिएगा या इसे रैशनलाइजेशन कह लीजिएगा, ये युक्तिकरण, वो एक ही बात है। ठीक है, इसमें झूठ बोलने के लिए आपको तर्क देना होता है, तो तार्किक एवं सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, तो वो परमीकरण में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? ओवरऑल देखें तो हम ये कहें कहीं ना कहीं न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति या मुक्त होना, एक तरह से ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, समायोजन प्रक्रिया के दौरान पे, यानी समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं।
उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है? ओवरऑल कहें तो ये बात हो रही थी, तो पद्धति वर्जन विरोधाभासी पद्धति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचार एवं क्रिया को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है तो कहलाता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, तादात्म्यकरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का रक्षा कवच कहलाती है। समायोजन की समस्या के कारक कौन कौन से हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो ये सभी पर। किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए कौन सी विधि होगी इसमें से? तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी, ये सभी हो जाएंगे, चाहे प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो या मनोवैज्ञानिक हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ समायोजन से क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब होता है ये सभी होगा। इसमें से समायोजन की प्रक्षेपण विधि या प्रविधि कौन सी है? अगर आप इसमें से देखें, ये हो जाएगी अप्रत्यक्ष विधि, यानी समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि कौन सी है? वो अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, तो हम इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन वो इस प्रकार पूछा है आपसे कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, किस पर देना चाहिए? तो ये दे सकते हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब, कब होगा? ये होगा जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अगर सभी ऑप्शनों को देखें तो पिछड़े हुए बच्चों को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं माना जाता है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो साधन संपन्न बालक होंगे ना, उन्हें नहीं मानेंगे। ठीक है, विशिष्ट बालकों का प्रकार। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछड़े बालकों या पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? जब इस शैक्षिक की बात आ जाए तो कहीं ना कहीं सिल्बर्ट का नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ध्यान से, तो हम ये कहेंगे कार्यों को मूर्त रूप से समझाना चाहिए या समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो ये सभी आ जाएंगे, विशिष्ट में सभी होते हैं इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को ये करना चाहिए कि उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ओवरऑल कहे तो वो परिवार एवं वातावरण हो जाएगा। सिल्बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? उनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो 85 से कम होती है ना, वो पिछड़े बालक माने जाते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा फर्नीचर की तीखी तार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुए तथा अनुभव करो वाली सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वो किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था? इन मंद बुद्धि बालकों के लिए तो ये किया था आपके सेगुइन ने। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो सांकेतिक भाषा का मतलब हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चा मूक बधिर है। कैसा है? मूक बधिर। नेक्स्ट देखिएगा, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृति या का ज्ञान देना चाहिए, तो हम ये कहेंगे उन्हें आयामी आकृतियों को स्पर्श कराकर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं समाज में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होता है? अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम ये कहेंगे ये होगा परिवार का पैसा। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, और ये सही हो जाएंगे, क्योंकि जी अगर औसत निकालेंगे ना तो 85 आएगा, तो बुद्धि लब्धि इस तरह 85 के समथिंग हो या 80 से 90 मानेंगे। सीखने में धीमी हो और अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या बालक कौन से होते हैं? तो जो चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले और माता पिता का कहना न मानने वाले, तो ये सभी हो जाएंगे।
दुबले पतले एवं चीड़ शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। तो ओवरऑल हम इन्हें कहेंगे नाजुक बालक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हम जो यूनिट नंबर लास्ट है ना 5, तो उससे संबंधित जो मॉडल पेपर है उन्हें कर रहे हैं, जिसमें से मॉडल पेपर नंबर 1 है। उसमें देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए। शिक्षा किसी स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कहीं ना कहीं किसी स्थान पर पर्टिकुलर दी जा रही तो शिक्षा का संकुचित अर्थ हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की नेचर कैसी है यानी प्रकृति, तो वो वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं होगी। तो अगर सभी ऑप्शनों को आप देखेंगे तो हम कहेंगे क्रमशीलता का अभाव होना, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें से। अगर देखें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे, जैसे शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतक्रिया, ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। शिक्षक की भूमिका होती है कैसी होनी चाहिए, तो चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे मित्र हो या निर्देशक, ये सभी प्रकार से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। ओवरऑल देखें तो ये पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण सूत्रों का आधार क्या रहेगा। ओवरऑल कहें तो ये मनोवैज्ञानिक ही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, किस चीज़ को सम्मिलित करेगा। तो ये शिक्षार्थी, शिक्षक और जो पाठ्यक्रम होता है उसे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। हम ये कहेंगे शिक्षक को समय देखते हुए विनम्रता पूर्वक अपनी बात को प्रधानाध्यापक को कह देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः। तो हम ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ये कहेंगे अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता से प्रदान कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो वो बालक ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी कौन सी है, तो कहीं ना कहीं वो आपका शिक्षक ही हो जाएगा। किसके अनुसार शिक्षक बाल उद्यान का कौशल माली माना जाता है, तो ये माना जाएगा आपके फ्रॉबल के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्किनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17वें नंबर का, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अगर आप सभी को देखेंगे तो हमें ये कहेंगे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिएगा 18 पर, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। हम इसका एक रीजन देंगे कि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिएगा, ये पूछ रहा है वर्तमान समय में कच्चा का वातावरण होता है, कैसा होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे प्रजातांत्रिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। तो देखिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। शिक्षा को संविधान के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया था, तो ये डाला गया था आपका 1976 में। नेक्स्ट देखिएगा, बिना बोझ की शिक्षा का सुझाव है किस समिति के द्वारा दिया गया था, तो ये आपकी यशपाल कमेटी है ना, उसी के थ्रू दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं। ओवरऑल देखें तो इसमें आपके 5 अध्याय हैं, यानी एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 5। नेक्स्ट देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं आती है, क्या चीज़ नहीं आएगी, तो वो संबंधित हो जाएगी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत वैकल्पिक भाषा के रूप में ली जाती है। एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है किसके द्वारा, वो एनसीईआरटी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है इसमें से। ओवरऑल सभी को देखें तो हम कहेंगे बाल केंद्रिता। नेक्स्ट देखिएगा कि एनसीएफ 2005 किस सूत्र का पालन करता है। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए।
तो देखो इसमें पर्टिकुलर ये तो नहीं कह रखा है कि प्राइमरी के अनुसार बताइए या आप अपर प्राइमरी के अनुसार बताइएगा, तो हम ये कहेंगे 40:1 हो जाएगा। किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि हमें अपनी संस्कृति की विरासत को बचाना है, मानसिक विकास करना है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा या 10 सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है, तो ये आपका हो जाएगा करके सीखने और पर्यावरणीय शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों के सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी क्या हो सके, वो आत्मसात कर सके। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि पर बल दिया गया है? ज़्यादातर वो दिया गया है खेल विधि पर। एनसीएफ 2005 में शिक्षण होना चाहिए, यानी भाषा का शिक्षण कैसे होना चाहिए? तो ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगा बहुभाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, पाठ्यक्रम दिशा निर्देश करता है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें से 10 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक का और आपके शिक्षार्थी का। नेक्स्ट देखिएगा कि एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई थी? यानी एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति के द्वारा की गई थी, ऐसा कह रहा है ये। ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं यशपाल समिति के थ्रू। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक कैसा है? एक सुविधा प्रदाता होगा। एनसीएफ 2005 के का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया था? तो ये किया गया था 22 भाषाओं में। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? हम ये कहेंगे कि ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शाला पूर्व शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए? ओवरऑल कहें तो ये एक अनौपचारिक रूप में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोजेक्ट शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य किसने किया था? तो ये किया था आपकी किलपैट्रिक ने। तो ऑप्शन नंबर बस सही हो जाएगा। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, जो मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे ना, इससे पहले तो एनसीएफ 2005 के रहे थे, जो इससे पहले जो क्वेश्चन था मॉडल पेपर 2, इसमें है 3 नंबर। इसमें आरटी एक्ट है ना, और आरटी एक्ट 2009 उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे ओवरऑल। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? ओवरऑल कहें तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका 10 सही हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ों में लगा सकता है, जैसे कि जनगणना में और राहत कार्य में या चुनाव समय। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए, तो वो 45 घंटे है। तो ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समुचित सरकार से तात्पर्य क्या होता है? तो ओवरऑल कहें तो हम कहेंगे चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों से ही संबंधित होती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य को नहीं माना या नहीं माने गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा कि शिक्षक को स्वयं को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये वाला कार्य नहीं कर सकता है कोई टीचर। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल 2009 के अनुसार सही है। सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे और ये सभी हो जाएंगे सही, यानी किसी भी बच्चे को आप इनकार नहीं कर सकते प्रवेश के लिए, यानी कह सकते हैं एडमिशन के लिए। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा है, और शिक्षकों को अनावश्यक कार्यों से मुक्ति दिलाना। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 8वां, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? वो 200 हो जाएंगे कार्य दिवस। और बाकी प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित किए गए, तो वो संबंधित हो जाएंगे 800 घंटे। शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता है। हमें ये कहेंगे 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन पर लागू नहीं होता। ये केवल 6 से 14 वर्ष निःशक्तजन बच्चे और बच्चों को नियमित उपस्थिति, ये विशेषता हो जाएगी। जो 3 नंबर की होंगी वो नहीं होंगी। कुछ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, बाल शिक्षा का निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और नियम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कितनी पैदल दूरी पर विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं? तो वो 2 किलोमीटर हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा? तो ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं भारत सरकार की द्वारा या भारत की संसद के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत निर्दिष्ट की गई है, तो ये संबंधित हो जाएगी 75%। भारत में शिक्षा के अधिकार आरटी एक्ट के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये संबंधित हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिएगा